अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तीन चार अहम तरीन ख़बरें शेयर करनी है आपसे। सबसे पहली ख़बर रख रहे हैं आपके सामने अता तारड़ की, जो ऐसा बेशरम और ढीठ इंसान है कि इसे ज़रा भी शर्म नहीं आती। ये शहीदों का और ज़ख्मियों का मजाक उड़ाने में लगा रहता है। अब इसने ताज़ा बयान ये दिया है, पिछले तो आपके सामने है, मैं कई वीडियोस में जिक्र कर चुका हूँ। अब ये फिर कहता है, और इसने उस दिन ये बयान दिया है जिस दिन तहरीक इंसाफ ने यौम शुहदा मनाने का ऐलान कर रखा था और पेशावर के बाग नारान में ये इज्तिमा जारी था। इसका बयान है कि आप में इतनी हिम्मत नहीं कि अगली कॉल दे सकें, यानी तहरीक इंसाफ को इसने चैलेंज किया है। लेकिन इस बेशरम को इतनी भी शर्म नहीं है, इतनी भी हया नहीं है, इतनी भी गैरत नहीं है, इतनी भी अक्ल नहीं है इसमें कि ये कई मर्तबा देख चुका है कि तहरीक इंसाफ के साथ जितनी पॉपुलैरिटी है, जितनी अवाम है, वो इनके वहम व गुमान में भी नहीं हो सकती। किसी ने बहुत खूब कहा इसे कि आप ज़रा बग़ैर सिक्योरिटी के आम आवाम में निकल कर देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके साथ कितनी आवाम खड़ी है और आपकी पॉपुलैरिटी कहाँ पर है। ये बात तो हकीकत है, मगर इन्हें कौन समझाए। असल में बात यह है कि नून लीग में इतना कहत पड़ चुका है लीडरशिप का, किसी ढंग के आदमी का, वरना इस जैसों को तो कोई चपरासी भी न लगाए अपने पास। अब आपके सामने मैं रखूं बाग नारान पेशावर में जो अजीमुशान इज्तिमा हुआ, जिसमें हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की, जहां 400 कुरान पाक पढ़कर सवाब के लिए, शुहदा के सवाब के लिए भेजा गया उन्हें, और 5 लाख के करीब दुरूद शरीफ भी शुहदा के ईसाल सवाब के लिए उन्हें भेजा गया है। अब यहाँ पर जो हज़ारों लोग मौजूद थे, आप उनका जोश जज्बा देखें, वो दीदनी था। लोगों ने यहाँ पर अपने कम सिन बच्चों समेत शिरकत की। ज़ख्मियों ने भी यहाँ भरपूर शिरकत की। ऐसे ज़ख्मी भी थे जो खुद से चलने के काबिल नहीं थे, उन्हें सहारा देकर लाया गया। और जो इन्होंने पिंडाल में पहुंचकर नारेबाजी की, जो उनका जोश था, जज्बा था, वलवला था, वो देखने से ताल्लुक़ रखता था। और वहाँ पर जो शुहदा के वरसा हैं, उनके अहले खाना हैं, वो सब भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। और वहाँ पर उन्होंने इस बात का इआदा किया, उन्होंने ऐलान किया कि खान साहब जब भी पुकारेंगे हम वहाँ हाजिर होंगे, हमें कोई चीज़ नहीं रोक सकती और कोई चीज़ इमरान खान साहब की मोहब्बत हमारे दिलों से नहीं निकाल सकती। ये देख लीजिए कितने ज़्यादा तादाद में वहाँ पर लोग मौजूद हैं। जालिमों अपनी किस्मत पे नाज़ाना हो, दौर बदले गए वक्त की बात है, वो जरूर सुनेगा। आपने देखा, तो इनकी कोशिश ये थी इस हुकूमत की कि अब इनके साथ जो कर दिया गया है, इनके कई लोगों को शहीद किया गया, कईयों को ज़ख्मी किया गया, कई लापता हैं, कईयों को कैद में डाला हुआ है। तो इनका कहना था कि अब लोग इनसे मुतनफ़िर हो जाएंगे, लोग इनकी कॉल पर ध्यान नहीं देंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। इमरान खान जब भी कॉल देते हैं, वो पिछली कॉल से ज़्यादा लोग उस कॉल को लब्बैक कहते हैं। तो ये इनकी खाम ख्याली है, क्योंकि ये खुद ना अवाम में गए हैं, ना अवाम ने इन्हें मुंतखब किया है। तो ये समझते हैं कि इस तरह से फस्तायत से, जबर से, जुल्म और ज़्यादती से लोगों को इमरान खान और तहरीक इंसाफ से दूर रखा जाएगा। दूसरी तरफ इमरान खान ने कहा है कि जानवरों को भी ऐसे नहीं रखा जाता जैसे मुझे रखा गया है।
चोटी का लीडर, आलम इस्लाम का लीडर, उसके साथ ये इस तरह से जुल्म और जबर कर रहे हैं। इनकी कोशिश ये है कि इमरान खान को तोड़ा जाए, मगर ये, जैसे मैं अर्ज कर चुका हूँ, ये कम इल्म है, इनके अंदर अक्ल व दानिश की सख्त कमी है। इसीलिए ये सोचते हैं कि ये जो इनके जो डीलर थे, ये इमरान खान को भी वही कुछ समझते हैं, मगर वो लीडर है। लीडर और डीलर में यही फ़र्क है कि डीलर डील करके भाग जाता है, डीलर अपनी आवाम के मफादात को बेचकर सिर्फ अपने मफाद को सामने रख कर 9-2-11 हो जाता है। मगर इमरान खान जब भी बात करता है वो कहता है पहले मेरे असीरान को, मेरी पार्टी के लीडरान को रिहा किया जाए, फिर उसके बाद वो अपनी बात करता है। वो पहले अपनी बात नहीं करता। वो हर तरह की कैद-ओ-बंद की सौबतें बर्दाश्त कर रहा है, उसने कभी उफ तक नहीं किया। और ये थे जो कहा करते थे कि हमें मच्छर काटते हैं। अब आप देख लीजिए कि इस हुकूमत को क्या जल्दी है, किस चीज़ की जल्दी है। इन्होंने तो जो करना था वो कर दिया, मतलब फॉर्म 47 के ज़रिए हुकूमत हासिल कर ली। इन्होंने तमाम आला ओहदों पर जिनको तरक्कियां देनी थी उन्हें तरक्कियां दे दी। चीफ जस्टिस को तरक्की दे दी, आईनी बेंच का सरबराह मुकर्रर कर दिया, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का तयन कर दिया गया। उन्हें जूनियर थे वो उन्हें लाकर सीनियर्स के ऊपर बिठा दिया गया। यही कुछ सुप्रीम कोर्ट में किया गया। आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे दी गई। मतलब हर इदारे में जो इन्हें लगाना था वो ये कर चुके हैं। फिर भी इन्हें क्यों इतना जल्दी है कि इमरान खान साहब के केसेस को भी इन्होंने स्पीड लगा दी है। ये खौफजदा हैं। ये किससे खौफजदा हैं? ये डोनाल्ड ट्रंप से खौफजदा हैं। इन्हें पता है कि शायद वो आकर कोई बात करे, कोई ट्वीट करे, और चूंकि इनके अंदर जुर्रत नहीं है इनकार करने की, तो ये फौरन से पहले ढेर हो जाएंगे। हम नहीं चाहते डोनाल्ड ट्रंप का हमारे मुल्क की सियासत में कोई किरदार नहीं होना चाहिए। हम एक खुद मुख्तार मुल्क हैं, हमें हमारे फैसले हमारे मुल्क के अंदर ही होने चाहिए। मगर मैं इनकी बात कर रहा हूँ, क्यों कि वो इमरान खान का बेहतरीन दोस्त है और उसने कई मर्तबा कहा। इन्हें फिर भी खौफ है। इन्हें पता है कि अगर वहाँ से कोई ट्वीट आ गई या कोई कॉल आ गई तो इनमें इनकार की जुर्रत ही नहीं है। अब जिस चीज़ से ये हुकूमत ज़्यादा परेशान है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी तायुनी की है, एक ऐसी तकर्रुरी की है, एक ऐसे शख्स को मुकर्रर कर दिया है कि ये इनका ट्वीट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कल का ट्वीट है। ये कहते हैं कि आई एम प्लीज टू अनाउंस रिचर्ड ग्रेनेल एज आर प्रेसिडेंशियल इनवॉय फॉर स्पेशल मिशंस। इन्होंने जो रिचर्ड ग्रेनेल को अपना खुसूसी इनवॉय एलची मुकर्रर किया है। और वो क्या हुआ कि ये कह रहे हैं कि रिचर्ड विल वर्क इन सम ऑफ द हॉटेस्ट स्पॉट्स, ये सबसे गर्म तरीन यानी ऐसे इलाकों में जहाँ पर कशीदगी ज़्यादा है, यानी जैसा कि वेनेजुएला और नॉर्थ कोरिया, वहाँ पर ये पहले ही काम कर चुके हैं और ये वहाँ पर अभी भी ये काम करेंगे। वो फिर आगे उन्होंने लिखा है कि रिचर्ड जो है वो अमेरिका की तरफ से जर्मनी में अमेरिकी एम्बेसडर भी रहे हैं, सफ़ीर रहे हैं और एक्टिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, और ये प्रेसिडेंशियल इनवॉय हैं। कोसोवो सर्बिया नेगोशिएशन में रह चुके हैं और पहले इन्होंने 8 साल यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में भी ये काम सरअंजाम दे चुके हैं, अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे चुके हैं। और उनका मज़ीद लिखना था कि इन्होंने नॉर्थ कोरिया और डेवलपमेंट्स इन न्यूमरस अदर कंट्रीज़ और कई दूसरे ममालिक में भी इन्होंने काम कर रखा है। उसके बाद इन्होंने दिया है कि उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, बीए हैं और एमपीए हार्वर्ड से उन्होंने कर रखा है। अब ये जो शख्स है इसकी तकर्रुरी से शहबाज हुकूमत मुतज़लज़ल है, खौफज़दा है। इन्हें इस बात का डर है कि ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने चंद दिन पहले ही इमरान खान की रिहाई के मुतालिक कहा था। इन्होंने ट्वीट किया था
کہ عمران خان سمیت تمام دوسرے قیدیوں کو رہا کیا جائے جنہیں زبردستی اور جھوٹے مقدمات میں پابند سلاسل رکھا گیا ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جو اس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کھڑا ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جس طرح سے امریکی اسٹیبلشمنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف تھی، وہ چاہتی تھی کہ یہ صدر نہ بن سکیں، اسی طرح سے ان کا کہنا تھا کہ جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی بھی کوشش یہ ہے کہ وہ عمران خان کو آنے نہیں دینا چاہتی، اور ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی حکومت نے عمران خان پر جتنے بھی کیسز بنائے ہیں وہ سب کے سب بوگس ہیں۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ انسانی حقوق کی پامالی پر آواز اٹھائی جائے، اور اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا سے آوازیں اٹھیں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے لیے۔ باقی پاکستان کو کسی ملک کے صدر سے کوئی امید نہیں ہے، نہ عمران خان کو ایسی کوئی امید ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سب کچھ کب ہوتا ہے۔ بتانے والے بتا رہے ہیں کہ بہت جلد ایسا ہوگا کہ کوئی کال آئے گی یا کوئی ٹویٹ آئے گا، تو پھر انہیں لگ پتہ جائے گا جو یہ مسلسل جلدی میں جا رہے ہیں۔ اگلی خبر میں آپ کے سامنے شیئر کروں، اور وہ خبر یہ ہے کہ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے رچرڈ گرینل کو اسپیشل مشنز کے ایلچی کے طور پر مقرر کر دیا ہے، اور یہ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ بھی کر چکے ہیں۔ اسی سے متعلق یہ انیک ناجی صاحب نے کہا ہے کہ نون لیگ کا وہ حشر ہونے والا ہے جو مشرف کے بعد کاف لیگ کا ہوا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کاف لیگ میں نہ تو کوئی لوگ رہے تھے اور نہ ہی انہیں کوئی ووٹ دینے والا بچا تھا۔ اگر آج الیکشن ہو جائے تو نون لیگ کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور اگر کوئی ٹکٹ لے کر گیا بھی تو اس کے ووٹ چھوڑیے، اس کی سلامتی کا خیال رکھنا پڑے گا۔ یہ انیک ناجی کہہ رہے ہیں، جو نذیر ناجی صاحب کے صاحبزادے ہیں، جن کا تعلق نون لیگ سے بہت گہرا تھا۔ یہ عطا تارڑ کو سن لینا چاہیے جو کہہ رہے کہ یہ دوبارہ نکلنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ وہ دیکھ لے کہ ان کی اپنی پاپولیرٹی کہاں کھڑی ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ انیک ناجی کہہ رہے ہیں۔ خالد مقبول صدیقی جو ایم کیو ایم کے سربراہ ہیں پاکستان کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ جانے کب حکومت چھوڑ دیں۔ اب انہیں پھر فیل ہو رہا ہے کہ کچھ ملنا چاہیے، کیونکہ ان کو جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ پھر بلیک میلنگ میں آتے ہیں۔ تحریک انصاف کے ساتھ بھی تھے، پھر انہیں جب لال جھنڈی دکھائی گئی تو یہ وہاں سے فوراً یو ٹرن لے کر حکومتوں سے نکل جاتے ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں تو یہ دیکھ لیجئے، چونکہ آثار تو اس حکومت کے یہی ہیں کہ یہ آج گئی اور کل گئی۔ مفتی حنیف قریشی نے کہا ہے کہ کسی بھی بے گناہ مسلمان کو آپ قتل کریں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ خوارج کسی بے گناہ کو گولیاں ماریں تو وہ جہنم کے کتے ہیں، اور کوئی دوسرا اٹھ کر بے گناہ کو گولی مارے وہ جہنم کا کتا کیوں نہیں ہے۔ سنیے کیا کہہ رہے ہیں یہ۔ میرا بڑا واضح موقف ہے، من قتل مومنا متعمدا فجزاؤ جہنم خالدین فیہا۔ کسی بھی مسلمان شخص کو آپ بے گناہ قتل کریں گے آپ جہنم میں جائیں گے۔ اگر خوارج بے گناہ لوگوں پہ گولیاں چلائیں تو وہ جہنم کے کتے ہیں، تو کوئی دوسرا بے گناہ کسی بھی شخص کو کوئی بھی آدمی اٹھ کے گولی مارے وہ جہنم کا کتا کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، جو ڈی چوک میں ہوا مبینہ طور پر، کیا اب تو یقیناً بات ہوئی ہے لوگ مریں، مجھے حیرانگی ہوتی ہے اور افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو ریاستی لوگ ہیں، یعنی ریاستی سے مراد جو حکومت کے نمائندے ہیں، کہ یار آپ کس قسم کے ڈٹائی والے لوگ ہیں کہ لوگ مرے ہیں۔ بھائی میرے گاؤں کے 3 جنازے گئے، میرے اپنے علاقے کے گئے، یہاں سے اٹھا کر ان کو لے کر گئے۔ اب آپ میری بندوق رکھیں گے کہ میں کہوں نہیں مرے؟ وہ مرے بھائی، چلو مجھے باقیوں کا نہیں پتا، وہ 3 جو جنازے میرے علاقے میں گئے ہیں وہ ہمارے جاننے والے ہیں، وہاں ہمارے اپنے علاقے کے لوگ ہیں، وہ تو یہیں پہ اسلام آباد میں اس کو گولیاں لگی ہیں، ڈی چوک میں لگی ہیں۔ اچھا جی، اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ فرحت عباس
हाफिज़ फ़रहत अब्बास तहरीक इंसाफ के MPA भी हैं, तहरीक इंसाफ के लाहौर से रहनुमा हैं। वो कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने ये कहते हुए पाकिस्तान का कर्ज मनसूख कर दिया कि पाकिस्तान अपनी इस्तेदाद से ज़्यादा यानी अपनी हैसियत से ज़्यादा कर्ज ले चुका है और अब मज़ीद कर्ज वापस करने के काबिल नहीं है। ये है पाकिस्तानी मईशत की असल हालत, जिसे फस्तायत और इश्तहारात के ज़रिए छुपाया जा रहा है। ये जो हुकूमत है ये कर्ज पे कर्ज लिए जा रही है और अवाम की जो हालत है उसे मज़ीद अबतरी की तरफ लेकर जाया जा रहा है। अब ये जो बात है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने इनकार कर दिया है, वर्ल्ड बैंक मज़ीद कर्जा नहीं दे रहा, इससे आप अंदाज़ा करें कि इन्होंने कितनी हमारे मुल्क की तनज़्ज़ुली कर दी है। जबकि इनसे आप सुने तो ये क्या कहते हैं, ये आपके सामने मैं शहबाज शरीफ का एक छोटा सा क्लिप है, आप ये देख लें कि देखें सच सामने आ ही जाता है। इन्होंने यहाँ कहा है कि जिन लोगों ने 9 फरवरी को ये सब कुछ किया है उनके साथ ऐसा होना चाहिए। ये आप सुन लीजिए और फिर इस पे बात करते हैं। 9 फरवरी के जो आलाकार हैं उनकी सहूलतकारी मैं समझता हूं कि मुल्क दुश्मनी है। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। जी, तो आपने सुना, देखें वो खुद कह रहे हैं, देखें ना सच ज़बान पर आ ही जाता है। और 9 फरवरी को किसने जुल्म किया पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी कौम के साथ, पाकिस्तानी अवाम के साथ, कि उन्होंने जिसे वोट दिया उसे हुकूमत नहीं दी गई और जिन्हें अवाम ने झुटकार दिया उन्हें लाकर इक़्तिदार में बिठा दिया गया। तो फिर मुल्क की हालत ऐसी होनी है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मैं अपनी बात पर कायम हूं कि अगली बार हम पुरअमन वाली बात नहीं करेंगे। अगली बार असलहा लेकर निकले तो बताएंगे कि कौन भागता है। ये अवाम तुम्हें ऐसे निकालेगी कि तुम्हें बांग्लादेश भी भूल जाएगा। ये उन्होंने वहां तकरीर करते हुए कहा है। अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि खान साहब को इतनी शदीद सर्दी में भी गर्म रज़ाई नहीं दी गई। छोटा सा फ़ैन नुमा हीटर है लेकिन वो कमरा गर्म नहीं कर सकता क्योंकि सामने वाला लोहे का जंगला बिल्कुल खुला हुआ है, उसके ऊपर प्लास्टिक शीट नहीं लगी हुई। यानी ये इन्होंने जानबूझकर ये कोशिश की है कि इमरान खान साहब को इस तरह से तंग किया जाए और जल्द से जल्द, यानी ट्रंप ने 20 जनवरी को हलफ उठाना है, उससे पहले ये चाह रहे हैं कि इमरान खान को इतना तंग किया जाए कि वो डील कर लें, वो फिर इनसे मुज़ाकरात की बात करें। तो इमरान खान साहब ना पहले डील की थी, ना पहले झुके थे, ना अब झुकेंगे। ये सरवर बारी हैं जो फाफन के सरबराह हैं, वो कहते हैं कि हुकूमतों के खात्मे के चंद अहम इशारे। वो कह रहे हैं कि जो हुकूमत जबर में मुसलसल इजाफा करती है ताकि सच अवाम तक ना पहुंचे तो वो हुकूमत अपने खात्मे की तरफ जा रही होती है। वो कहते हैं कि झूठा बयानिया तश्कील देती है जो ये हुकूमत दे रही है। अफसर शाही को मराआत से नवाजना और नाअहल अफराद को अहम ओहदों पर मुतय्यन करना, यानी ये निशानियां होती हैं कि जो हुकूमत जाने वाली होती है तो वो फिर इस तरह के काम करते हैं। आगे इन्होंने कहा है कि जराइम पेशा अफराद को मुखालिफिन के खात्मे के लिए इस्तेमाल करने में इजाफा। 5वां कहते हैं कि दौलत की बैरून मुल्क मुंतकली में तेजी। 6, बैरूनी ताकतों के नाजायज दबाव को कबूल करने का रुझान। 7वां, बैरूनी सरमायाकारी में कमी, समाजी तकसीम में शिद्दत आना, एहतजाज और मुजाहरों में बढ़ता हुआ रुझान। और नंबर 10 कह रहे हैं कि मुजाहिमती अदब में तेजी आना। ये सरवर बारी साहब कह रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें इस हुकूमत ने पूरी कर दी हैं। जब ये तमाम चीज़ें पूरी हो चुकी हैं तो इस हुकूमत का जाना ठहर चुका है, ये आज गई या कल गई। अब देखते हैं कि ये हुकूमत कब जाती है। बहरहाल सरवर बारी साहब का आपके सामने मैंने ये रख दिया है कि उन्होंने जो 10 पॉइंट्स रखे हैं। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।